नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं। पिछले कई वीडियो में हम 5-5 सवालों की बात कर चुके हैं। रीड की तैयारी हम कर रहे हैं। ऐसा ही का आपने पेपर देखा होगा जिसमें 3-4 सवाल जो मैथमेटिक्स के हैं उसमें एक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों साथ में दे रखा है, वो वाला सवाल अपना आया है। ठीक है, वो उस टाइप का सवाल अपन पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको देख लें। तो जो भी क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें पहले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं हों तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। मतलब यहाँ पर बात क्या की जा रही है, एक कस्बे में 1000 निवासी हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 1000 का 60% निकाल देते हैं अपन फटाफट। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये हो गया 600 पुरुष। 600 क्या है, पुरुष हैं, मेल हैं। ठीक है, तो अब बचे हुए क्या होंगे, फीमेल होंगे, यानी कि 400 जो है वो क्या हो जाएगी, फीमेल यानी कि महिलाएं हो जाएगी। ठीक है, अब 400 फीमेल है। अब 600 पुरुष में से 20% साक्षर हैं, तो 600 का 20 निकाल देते हैं, 20/100 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 120। तो 120 पुरुष जो हैं वो साक्षर हैं 600 में से। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, कुल निवासी यानी कि 25%, 1000 का कुल निवासी का जो 25% है वो साक्षर है, यानी कि 1000 का 25% निकाल देते हैं। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 250। तो 250 जो हैं वो कुल साक्षर हैं, जिसमें से 120 पुरुष हैं, तो बची हुई क्या होंगी, महिलाएं होंगी। 250 में से 120 को घटा देते हैं तो कितना बचता है, 130 बचेगा। तो 130 जो फीमेल हैं, महिलाएं हैं, वो क्या हो जाएगी, साक्षर हैं। अब इसने क्या बोला है, कितनी प्रतिशत साक्षरता जो पूछी है वो कितने प्रतिशत पूछी है। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 130 को हम यहाँ ऊपर लिखेंगे और कुल महिलाएं कितनी हैं, 400 × 100। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 4 के पहाड़े से कट जाएगा, 4 × 12 दशमलव लगाएंगे, सॉरी 4 × 12, 1 बचा, 4 दूनी 8 दशमलव और ये हो जाएगा 5 × 20। तो 32.5 जो अपना आंसर है वो सही हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने पर 32.5, तो जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखें यहाँ पर x व y के मान ज्ञात करने हैं। तो इस चित्र में हमें ये x दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है और इस y का मान ज्ञात करना है। इन दो एंगल का मान हमें ज्ञात करना है। और दे क्या रखा है, तो यहाँ पर 65 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर ये 28 डिग्री दे रखा है और ये p जो है 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो देखें इस आकृति को देखेंगे ध्यान से तो अपने को इसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा कि हाँ भाई जो रूल है अपने वो इसमें से निकलेंगे। तो देखें यहाँ पर ये जो 65 डिग्री कोण है वो एक एकांतर कोण बन रहा है, ये एकांतर कोण बन रहा है। ठीक है, तो एकांतर कोण की वजह से क्या हो जाएगा, एकांतर कोण, तो एकांतर कोण की वजह से क्या हो जाएगा, कोण TRQ या कोण QRT बराबर हो जाएगा कोण PQR के। तो कोण PQR के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोण QRT और कोण PQR ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो देखें यहाँ पर इसका मान 65 डिग्री है, तो 65 डिग्री बराबर इस तरफ यहाँ पर दो कोण हैं जिसमें से एक x है और एक 28 है, तो एक 28 + x ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को x का मान ज्ञात करना है, तो 65 में से हम 28 को घटा देते हैं। तो 65 में से 28 को घटाएंगे तो यहाँ पर ये आएगा 7 और ये हो जाएगा 3, 37 डिग्री। तो x का मान हमें 37 डिग्री निकल गया है। ठीक है, तो एक तो हमें x का मान देखते ही पता चल गया है कि हाँ भाई हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। लेकिन हम इसको पूरा सोल्व करते हैं, y की भी वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखें। अच्छा, एक तो एकांतर कोण याद नहीं रहे तो अपने सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कुछ जेड जैसा दिखता है। अगर अपने को किसी भी आकृति में जेड जैसी आकृति दिखेगी तो वो अपना क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये उल्टा जेड हो सकता है, या फिर वो ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा किसी भी तरह से ये आ सकता है। तो ये जेड जैसी आकृति दिखेगी तो वो क्या हो जाएगा, एकांतर कोण कहलाएगा। अपन सिंपल भाषा में याद रखने के हिसाब से अपन ये बोल सकते हैं। तो अब देखें y ज्ञात करना है, तो y ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, PQS
त्रिभुज पी क्यू एस ले लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस ले लेंगे अपन, त्रिभुज पी क्यू एस। तो पी क्यू एस में तीन जो कोण है उसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। उसमें से हम ये जो कोण दे रखा है, इस तरह का जो निशान होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये समकोण है तो 90 डिग्री। इसमें से एक्स पी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 37 डिग्री, और बराबर में क्या रहेगा, वाई। अब इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 180 माइनस 7 12 127, और 180 में से 127 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा ये 53 डिग्री। तो y की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी आ जाएगी, 53 डिग्री। तो x का मान 37 डिग्री और y का मान 53 डिग्री। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी चित्र सवाल में आए किसी भी प्रकार का, उसको एक दो बार अच्छे से ध्यान से देखें, और इसमें जो भी नियम अपन ने याद करे हैं, पढ़े हैं, उन सबको देखने की कोशिश करें क्या इसमें वो नियम लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखें यहाँ पर क्या है थर्ड क्वेश्चन अपना, यदि क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पर और एंगल टी क्यू आर जो है वो 40 डिग्री है, और एंगल एस पी आर है वो 30 डिग्री है, तो x वो y का मान ज्ञात करो। ये x है और इस y का मान ज्ञात करना है। तो देखें इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर जैसे हम इसको देखें तो क्यू टी आर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये क्यू टी और ये आर एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अपन बात करें ट्रायंगल क्यू टी आर से, तो ट्रायंगल क्यू टी आर से अपने को क्या पता चल जाएगा कि 180 डिग्री इसकी वैल्यू होती है, जिसमें से दो एंगल दे रखे हैं अपने को, एक ही 40 डिग्री दे रखा है और एक 90 डिग्री दे रखा है, जिससे अपना क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो क्या करें, तो 90 माइनस 40 इसको कर देते हैं 180 बराबर, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, अपनी x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 130 डिग्री बराबर x। तो 180 में से 130 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो x का जो मान है वो कितना आ गया, 50 डिग्री x का मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 50 डिग्री वाले जो भी ऑप्शन है उसको अपन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन है, तो हमें आगे भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पर क्या है, ये जो दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल पी आर एस, तो ट्रायंगल पी आर एस में से अगर अपन ये वाला भाग ज्ञात कर लें तो ये एक सरल रेखा पर कोण बनता है, जो कितने संपूरक कोण होता है इसका, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर ये वाला मान आ जाएगा तो अपन इसको उसमें 180 में से उसको घटा देंगे तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें यहाँ पर ट्रायंगल पी आर एस से क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, टोटल इसका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाए, उसमें से क्या करेंगे, -30 और -50 डिग्री कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 50 और 30 हो जाएगा 80 डिग्री। तो 180 में से 80 घटाए तो ये हो गया 100 डिग्री। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 100 डिग्री आ गई। ठीक है, अभी भी हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू हम बात कर चुके हैं कि ये जो सरल रेखा पर जो कोण बनता है, संपूरक कोण, एक दूसरे के ये संपूरक होंगे, मतलब इन दोनों को जोड़े तो 180 डिग्री होगा। तो y प्लस 100 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 100 डिग्री, तो अपना कितना आंसर आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर एक x का मान जो है वो 50 डिग्री और y का जो मान है वो 80 डिग्री है, वो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन जो हमने लिया है उसकी बात कर लेते हैं। क्या है इसमें, एक झील की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, एक झील है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 40 मीटर और 10 मीटर, तथा इसमें 1200 मीटर क्यूब पानी इसमें रहता है, मतलब उस झील में जो पानी की क्षमता है वो कितनी है, 1200 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो इस झील की गहराई क्या है, मतलब हमें दे रखी है लंबाई और ये चौड़ाई दे रखी है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें इसकी जो गहराई है वो नहीं दे रखी है। तो ये जो आकृति बनेगी, ठीक है, तो ये जो आकृति बनेगी वो कैसी होगी, घनाभाकार होगी। ठीक है, तो घनाभ का जो आयतन होता है, पानी की क्षमता, यानी उसमें भरने की क्षमता की बात करिए, यानी उसमें जो पूरा भाग है वो पूरा कवर हो जाए, भर जाए, तो वो क्या कहलाएगा, आयतन होता है। ठीक है, तो वो उसका आयतन कहलाएगा। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो आयतन हमें दे रखा है 1200 मीटर क्यूब, लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखी है 40 इंटू 10, लेकिन ऊंचाई h हमें नहीं दे रखा है। 40 इंटू 10 तो हो जाएगा 400 इंटू ऊंचाई बराबर 1200, ऊंचाई बराबर हमें ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा
1200 में हम क्या करें, 400 का भाग दे दें। 1200 में 400 का भाग दे देते हैं तो ये कट जाएगा 3, तो 3 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें बहुलक दे रखा है। ठीक है, आंकड़ों 29, 25, 38, 22, 38, 28 का बहुलक है। अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल में ज़रूरी नहीं है, एग्जाम में जो पेपर जो होने वाला है उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन कठिन है। कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो तो सिंपल ही होंगे। ठीक है, तो जैसे हमने एक क्वेश्चन ये भी लिया है, तो देखें इसमें क्या है, बहुलक ज्ञात करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बहुलक को कैसे ज्ञात करते हैं। तो बहुलक में यदि हमें ऐसे सिंपल से आंकड़े दे रखे हैं तो वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुलक यानी कि जो बार बार आ रहा है यानी अधिक बार आया है तो वो बहुलक कहलाएगा। ठीक है, बार बार या अधिक बार जो आया है, तो यहाँ पर देखें 29 तो एक बार है, 38 जो है वो कितने बार आया है, 2 बार आया है। तो 38 जो आंकड़ा है वो 2 बार आया है, इसलिए अपना जो बहुलक है वो अपना जो ऑप्शन बी है उससे वो हो जाएगा। ठीक है, तो बी अपना आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक की जो परिभाषा है उसको हमें ध्यान रखना होगा, वरना ऐसे जो सिंपल से क्वेश्चन दिखने वाले हैं वो भी हमसे रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने 5 सवालों की बात कर ली है। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, तैयारी अच्छे से करें।